गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, सबसे पहले तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद आज की जो अपनी क्लास है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो आपकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के पिछले 5 वर्ष के पेपरों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। पिछले 5 वर्ष में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आपको भी पता है कि आधे से ज़्यादा जो पेपर आपका बनेगा, वो इन पिछले 5 वर्ष के प्रश्नों से ही मिलकर के बनेगा। इसमें हम सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे 50-60 प्रश्न, फिर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिर वन लाइनर होंगे, फिर लघुत्तरात्मक होंगे। सभी प्रकार के प्रश्नों की जो चर्चा है वो हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो सारे स्टूडेंट्स पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद चलते हैं हम आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास पर। गुड इवनिंग सभी को। एग्रीकल्चर का चैप्टर 10, हाँ बिल्कुल मैं कल करवा दूंगा आपका कोई एक चैप्टर, 6वां या 10वां, उनमें से कोई एक चैप्टर हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए सारे स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद चलते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप याद रखना, पिछले 5 सालों में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्योंकि मैंने कोई जो क्वेश्चन तैयार किए तो मुझे पता चला है, ठीक है। और आपके इसमें लगभग इन्हीं पिछले 5 सालों के क्वेश्चनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। सर मैं धौलपुर से हूँ, चलो बहुत बढ़िया, धौलपुर से हो तो चलिए अब चले नेक्स्ट, सीधा अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बेसिकली प्रश्न हमारे सामने हैं। अब आप लोग आपस में ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट कमेंट करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रश्न कम से कम 150 के करीब है। बहुत क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अपना पहला क्वेश्चन है, कीटनाशी के खाली डिब्बों का उचित प्रबंधन होगा। कीटनाशी के खाली डिब्बों का उचित प्रबंधन होगा। हम शुरुआत कर रहे हैं 2021 के प्रश्नों से। तो पहले 2021 के क्वेश्चन आएंगे, फिर 2022 के, फिर 2023 के, फिर 24 के, फिर 25 के, ऐसे करके आगे की तरफ अपन बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्या है, कीटनाशी के खाली डिब्बों का उचित प्रबंधन। तो कीटनाशी के खाली डिब्बों को हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो बिल्कुल सही है, मिट्टी में दबा देना। आगे देखते हैं, आयरिस दुर्भिक्ष किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयरिस दुर्भिक्ष हम किसको कहते हैं, जो आयरलैंड में भयंकर अकाल पड़ा था, उसे आयरिस दुर्भिक्ष बोला जाता है। और वो आयरिस दुर्भिक्ष किसके कारण हुई, वो आलू के पछेती अंगमारी के कारण हुई। और ये कब हुई, ये हुई वर्ष 1945 में, 1845 में। कब, वर्ष 1845 में। और किसके कारण, आलू के पछेती अंगमारी रोग के कारण हुई, ठीक है। एक धान के भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण भी दुर्भिक्ष हुआ, उसको भी आप लोग याद रखोगे। ये दुर्भिक्ष कहाँ हुआ, ये दुर्भिक्ष हुआ बंगाल में। बंगाल में जो अकाल पड़ा वो धान के भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण पड़ा, वर्ष 1943 में। ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना, बोर्डो मिश्रण का संगठन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल वे में हम पढ़ते हैं बोर्डो मिश्रण। अब वो बोर्डो मिश्रण कौन कौन से अवयवों से मिलकर बनाया जाता है, वो हमसे पूछा गया है। चूना पानी तेल लोहा नहीं होता, नीला तोता यूरिया पानी नहीं होता, पानी चूना और तांबा ये भी नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है नीला तोता चूना और पानी, या हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट चूना और पानी का ये मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, लगभग 150 क्वेश्चन। तो हम थोड़ी सी स्पीड लेकर के आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवक एवं शैवाल का सहजीवी कहलाता है। कवक और शैवाल, उन दोनों के सहजीवी को क्या कहा जाता है। बेसिकली माइकोराजा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कवक और शैवाल के सहजीवी माइकोराजा कहलाते हैं, नहीं कहलाते, ये गलत है। कवक और शैवाल के सहजीवी कहलाते हैं लाइकेन। क्या कहलाते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। सर फिर माइकोराजा क्या है, यह पादप की जड़, पादप की जड़ प्लस कवक, पादप की जड़ और कवकों का जो सहजीवी संबंध है उसे क्या कहा जाता है, उसे माइकोराइजा कहा जाता है। कवक और शैवाल के सहजीवी क्या कहलाते हैं, वो लाइकेन कहलाते हैं। और याद रखना ये क्या होते हैं, ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक। आप लोगों से प्रश्न पूछ लेगा कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है, तो लाइकेन को माना जाता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सरसों का सफेद रोली रोग किसके द्वारा होता है? सरसों का सफेद रोली रोग किसके द्वारा होता है? तो बेसिकली हम जानते हैं किसके द्वारा होगा, कवक के द्वारा। सर कौन से कवक के द्वारा होगा? ये होगा अल्टरनेरिया सोलोनाई, नहीं अल्टरनेरिया सोलोनाई, एल्ब्यूगो कैंडिडा। कौन सा है? एल्ब्यूगो कैंडिडा है। अल्टरनेरिया सोलोनाई के कारण टमाटर का अगेती झुलसा होता है। ठीक है, क्लेविसेप्स फ्यूरिफॉर्मिस के द्वारा अगर मैं बात करूं तो जो अर्गट है, बाजरे का अर्गट इसके द्वारा होता है। अगर मैं टमाटर के अगेती झुलसा की बात करूं तो टमाटर का जो अगेती झुलसा है वो अल्टरनेरिया सोलोनाई के द्वारा होता है। पक्सिमिया ग्रेमिनिस के द्वारा कौन सी होती है? रस्ट, जो गेहूं में लगती है। गेहूं की रस्ट का कारण क्या है? तो पक्सिमिया है। ठीक है, आगे देखो अगला, केंचुए में पेसणी का मुख्य कार्य है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है पिछले 5 सालों में, 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। केंचुए में पेसणी का कार्य होता है, तो बेसिकली ध्यान रखना, बिल्कुल सही है सभी का। पेसणी का काम क्या होगा? भोजन को पीसना। पेसणी क्या काम करती है? भोजन को पीसने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले क्वेश्चनों पर। बहुत सारे क्वेश्चन है आज, क्वेश्चनों का पूरा पिटारा लेकर के आया हूं मैं, ध्यान रखना। आप तो शांति बनाए रखो बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगल नृत्य किससे संबंधित है? अब आपको बताना है कि जो बेगल नृत्य है वो किससे संबंधित होता है। तो हम सब लोग जानते हैं बेगल नृत्य किससे संबंधित होगा? मधुमक्खी के श्रमिकों से संबंधित होता है। जो हमारी श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो जब शहद लेकर के लौट कर आती हैं तो एक घूमती हुई आती हैं, और उसी को क्या बोला जाता है? वेगल नृत्य बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित किया जा सकता है? ध्यान देना, 3-4 बार क्वेश्चन आया है पिछले 5 सालों में, 4 बार प्रश्न आया है मच्छरों के लार्वा वाला। और ध्यान रखना, मच्छरों के लार्वा को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो मछली के द्वारा। और इसमें मछली कौन सी है? तो मछली है इसमें गब्बूसिया। कौन सी है? गंबूसिया। तो मछली के द्वारा हम इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछली के तेल का मुख्य स्रोत है। मछली में जो तेल प्राप्त होता है वो कौन से अंग से प्राप्त होता है? बेसिकली मैं कहूंगा तेल कहां से प्राप्त होता है? यकृत से प्राप्त होता है। और यकृत से प्राप्त होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉड लीवर बोला जाता है। कॉड लीवर बोला जाता है। ठीक है, तो कहां से प्राप्त होगा? ये यकृत से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पिछले 5 वर्षों में आपको पूछे गए हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अगला क्वेश्चन देखो, नीम का वैज्ञानिक नाम है। ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी पूछा गया है और यही प्रश्न आपको 2025 में पिछले वर्ष पूछा गया था। दोनों बार आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? नीम का वैज्ञानिक नाम है। तो ध्यान रखना, मेजिफेरा इंडिका होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसका होता है? ये आम का होता है। अजेडी रेक्टा इंडिका बिल्कुल सही है, अजेडी रेक्टा इंडिका होगा। ठीक है, तो नीम का क्या होगा? अजेडी रेक्टा इंडिका होगा। नेक्स्ट, सबसे लंबे सूत्रक्रमी की लंबाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे लंबे सूत्रक्रमी की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो बेसिकली हम याद रखेंगे सबसे लंबा सूत्रक्रमी कितना होता है? ये 11 mm का होता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरालोगिडोरस। पैरालोगिडोरस, सबसे लंबे सूत्रक्रमी का नाम क्या है? पैरालोगिडोरस। कितना लंबा होता है? 11 mm। और ध्यान रखना, सबसे छोटे सूत्रक्रमी की लंबाई कितनी होती है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा सूत्रक्रमी होगा 0.2 mm लंबा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैराटाइलेकस। क्या नाम है? पैराटाइलेकस। ठीक है, सबसे लंबा सूत्रक्रमी पैरालोगिडोरस 11 mm लंबा। सबसे छोटा सूत्रक्रमी कौन सा होगा? पैराटाइलेकस। कितना? 0.2 mm लंबा। अगर सूत्रक्रमी का सामान्य आकार पूछा जाए, सूत्रक्रमी की सामान्य अगर लंबाई पूछी जाए तो कितनी होती है? 0.5 mm होती है। ठीक है, सूत्रक्रमी की सामान्य लंबाई 0.5 mm होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्तवाली रोग किस फसल में होता है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, हर्तवाली रोग का प्रकोप कौन सी फसल में होता है? ऑब्वियसली हम जानते हैं हर्तवाली कौन सी फसल का प्रमुख रोग है? तो ये बाजरा की फसल का प्रमुख रोग है। बिल्कुल सही है सभी का, डी आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है आज, तो सारे क्वेश्चन अपन को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है?
स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की? स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना, अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की बात कर रहे हैं तो किसने की? ये की वैक्समैन ने। कब की? वर्ष 1944 में। सर सिमेलिंग और कुल्का ने क्या किया? सिमेलिंग और कुल्का ने प्रथम सर्वांगी कवकनाशी को खोजा। क्या खोजा? प्रथम सर्वांगी कवकनाशी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम सर्वांगी कवकनाशी को किसने खोजा, तो सिमेलिंग और कुल्का ने खोजा वर्ष 1966 में। प्रोफेसर मिलाडेट ने क्या खोजा? बोर्डो मिश्रण। बोर्डो मिश्रण, जो बोर्डो मिश्रण की खोज की वो किसने की? प्रोफेसर मिलाडेट ने की। सर ईजे बटलर ने क्या खोजा? ईजे बटलर ने आपके बाजरे का जो हर्त वाली रोग है, बाजरे का हर्त वाली, बाजरे में जो हर्त वाली रोग को खोजा वो किसने खोजा? वो ईजे बटलर ने खोजा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीमक का कुल है। दीमक किस कुल का पौधा है? अब ध्यान देना, इंपोर्टेंट बात क्या है, एक तो आपको पूछा था गण और एक पूछा जाता है कुल। अब यहां पर मैंने क्या पूछा? इनका गण नहीं पूछा, मैंने इनका कुल पूछा है कि दीमक किस कुल का पौधा है। तो बेसिकली लाइकेनिडी का है? नहीं। इसमें कौन सा आता है? लाइकेनिडी में आती है तितली। तितली किस वर्ग में आती है? ये लाइकेनिडी में आती है। डर्मेस्टडी में कौन आता है? खपरा भृंग। जो खपरा भृंग है वो किस में आएगा? वो डर्मेस्टडी में आएगा। टेफ्राइटिडी में कौन आता है? इसमें आती है फल मक्खी। जो फल मक्खी है वो किस में आती है? टेफ्राइटिडी में आती है। बचा कौन सा? टर्मिटिडी। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? टर्मिटिडी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह राइट आंसर क्या है? टर्मिटिडी है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं, लाभदायक कीट है। लाभदायक कीट कौन सा? इनमें से सफेद मक्खी हानिकारक होता है, दीमक हानिकारक होता है, फल मक्खी हानिकारक होती है। तो लाभदायक कौन सा है? लेडी बर्ड बीटल है। कौन सा है? लेडी बर्ड बीटल। लाभदायक क्यों है? क्योंकि इसका प्रयोग जैविक कीट नियंत्रण में किया जाता है। किसमें करते हैं? एक्चुअली इसको जैविक कीट नियंत्रण में उपयोग में लेते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लें। आज बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बीटी कपास को खाने से मर जाता है, ऐसा कौन सा कीट है जो बीटी कपास को खाने से मर जाता है? इसका सीधा सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि बीटी कपास किसके लिए बनाया गया है। तो ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं कौन सा कीट है, वह गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी जैसे बीटी कपास को खाता है मर जाता है। नेक्स्ट अपना, प्रतिबंधी एंजाइम के प्रकार हैं। प्रतिबंधी एंजाइम कितनी प्रकार के होते हैं? बेसिकली अगर हम प्रतिबंधी एंजाइमों के प्रकारों की बात करें तो हम सब जानते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होंगे? एक तो मैं अगर बात करूं एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं तो कौन सा है? एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एक एंडोन्यूक्लियस और दूसरा एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अब देखो, बीजीय मसाला, और जो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र वो कहां पर है? वो तबीजी अजमेर में है। कहां पर है? तबीजी अजमेर में। सर कटक उड़ीसा में क्या है? धान अनुसंधान संस्थान। अगर आपसे धान अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कटक उड़ीसा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट 100 से ज्यादा क्वेश्चन है आज, बहुत इंपोर्टेंट है, पिछले 5 साल की प्रश्न है ये जो आप देख रहे हो। चलिए, इतनी बड़ी कमेंट क्यों कर रहे हो? फालतू कमेंट करने कोई मतलब नहीं है, लंबी क्लास है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो बीच में ये फालतू का डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो। जो भी पूछना है आपको क्लास के लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, लगातार 2 बार रिपीट हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ स्थित है? ये बेसिकली दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की? प्रश्न क्या है? पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की? तो बेसिकली भ्रूण संवर्धन को खोजा किसने? ध्यान रखना, खोज की इसकी ई हेनिंग ने। पादप भ्रूण संवर्धन को किसने खोजा? इसकी खोज की ई हेनिंग ने। और शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की लेबॉक ने। ठीक है, भ्रूण संवर्धन की शुरुआत या सफल प्रयोग किसने किया? ये लेबॉक ने किया। इसको खोजा किसने? इसको हेनिंग ने खोजा। कई बार इसमें हेनिंग को भी सही मान लेता है 1904 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कीट है। आर्थिक का मतलब वही जो लाभदायक है,
आर्थिक का मतलब लाभदायक कीट कौन सा है? फल मक्खी, मधुमक्खी, बिल्कुल सही है, क्योंकि मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि मधुमक्खी यहाँ पर क्या है? आर्थिक महत्व का कीट है, या मैं कहूँ तो लाभदायक कीट है। ठीक है, इसके बाद और चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने है, और प्रश्न क्या है? कृंतकनाशी है। कृंतकनाशी, पहली बात तो यह है कि कृंतकनाशी क्या होती है? तो वे औषधियां जो कुतरने वाले कीटों को मारती हैं, वे रासायनिक पदार्थ, वे कीटनाशी जो कुतरने वाले कीटों को मारते हैं, जैसे चूहा है, गिलहरी है, उन्हें क्या कहा जाता है? कृंतकनाशी या रोडेंटिसाइड। अब मैंने क्या पूछा, कृंतकनाशी कौन सी है? तो इसमें कृंतकनाशी जो है वो है जिंक फॉस्फाइड। क्या है? जिंक फॉस्फेट। बाकी ये क्या है? ये कीटनाशी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कातरा कीट का कुल है। कातरा किस कुल का कीट है? जैसे अभी मैंने पीछे क्या बताया, दीमक। दीमक पूछा था, दीमक किस कुल का कीट है? यहां पूछा है कातरा। अब इसमें भी सेम वही है, लाइकेनिडी मैंने बताया तितली का होता है, टर्मिटिडी किसका होता है? दीमक का होता है, डर्मेस्टिडी खपरा भृंग का होता है। तो बचा कौन सा? आर्किटिडी। तो कातरा किस कुल में आता है? तो ये आर्किटिडी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखो, मित्र फफूंद है। ये बहुत सरल है, सबको पता होगा इसके बारे में। मित्र फफूंद यानी लाभदायक फफूंद कौन सी है? तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो ट्राइकोडर्मा है वो क्या है? लाभदायक फफूंद है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे छोटे सूत्रक्रमी की लंबाई। अब देखो, आपसे 2021 में क्या पूछा गया है? सबसे बड़े सूत्रक्रमी की लंबाई। और ये 2023 से है, 2023 में क्या पूछा गया है? सबसे छोटे सूत्रक्रमी की लंबाई। तो क्वेश्चन एक दूसरे में वही की वही चेंज हुए हैं, बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। पूरे 5 सालों के पेपर में यही एनालिसिस करके देख लूंगा आप। ठीक है, अब देखो, सबसे छोटा सूत्रक्रमी मैंने अभी बताया, कितनी लंबाई होती है? इसकी लंबाई होगी 0.2 mm, और उसका नाम क्या है? पैराटाइलेकस। क्या है? पैराटाइलेकस। ठीक है, अगला देखो, टिड्डा के शरीर पर कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टिड्डा के शरीर पर क्या पूछ रहे हैं? टांगे। कितनी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी, या मैं कहूं तो 6। कितनी होंगी? 3 जोड़ी या 6 टांगे इसके शरीर पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मृगाल मछली का वैज्ञानिक नाम है। बहुत सिंपल है, मृगाल मछली। अब मृगाल मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सिरहीनिस मृगाला। क्या नाम है? सिरहीनिस मृगाला होता है। ठीक है, लेबियो कलवासु किसका होता है? कलवासु का होता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, अगला। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एक बात आप लोग याद रखना, जो अनुसंधान संस्थान पहले चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, उनमें से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। हर वर्ष कोई ना कोई संस्थान पूछा जाता है, तो उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब प्रश्न क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? ये कानपुर में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल सही है। फिर अगर मैं बात करूं कॉलीमू वायरस का संबंध, ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉलीमू वायरस का संबंध है, एक्चुअली कॉलीमू वायरस मोजैक रोग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मोजैक रोग से। लेकिन यहाँ 2 मोजैक हैं, एक तो टमाटो का मोजैक है, एक फूल गोभी का मोजैक है। अब ये कौन से मोजैक से संबंधित है? ध्यान रखना, ये आपका फूल गोभी के मोजैक से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, कायिक क्लोनीय विविधता द्वारा उत्पन्न सरसों की किस्म है। कायिक क्लोनीय विविधता के द्वारा सरसों की कौन सी किस्म का विकास हुआ है? तो बेसिकली हम जानते हैं पूसा जय किसान का। किसका हुआ है? पूसा जय किसान का। एक शकरकंद की किस्म भी है, जिसका नाम क्या है? स्काल रेट। ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रखना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब अगला क्वेश्चन है, कातरा का गण है। अब ये देखो, अब यहां कुल नहीं पूछा है, अब यहां कुल नहीं पूछा है, अब यहां क्या पूछा है? गण पूछा है। आपको बताना है कि कातरा किस गण का कीट है। क्या वो आर्थोप्टेरा का है? नहीं। आर्थोप्टेरा में कौन आता है? आर्थोप्टेरा में बेसिकली टिड्डा आता है। आर्थोप्टेरा में कौन आएगा? टिड्डा आएगा। क्या वो आइसोप्टेरा में आएगा? नहीं। आइसोप्टेरा में क्या आती है? आइसोप्टेरा में आपकी
दीमक आती है। क्या आएगी? दीमक। क्या वो कोलियोप्टेरा में आएगा? नहीं। कोलियोप्टेरा में क्या आता है? सफेद लट, और एक तो क्या आती है सफेद लट, और एक आता है इसमें खपरा भृंग। सफेद लट और खपरा भृंग आते हैं। तो ये किसमें आएगा? ये आएगा लेपिडोप्टेरा में। किसमें आएगा? लेपिडोप्टेरा में। कातरा किसका है? लेपिडोप्टेरा का है। तितली किसकी है? लेपिडोप्टेरा की है। ठीक, आगे देखो। सरसों की मोइला कीट की मैदानी क्षेत्रों में जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि सरसों का जो मोइला कीट है, इसका मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र दोनों में जीवन चक्र अलग अलग होता है। दोनों में जीवन चक्र अलग अलग होता है। अब आपको ये बताना है कि जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो मोइला कीट है उसकी कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं जीवन में मैदानी क्षेत्रों में? बी, ए। अब याद रखो, मैदानी क्षेत्रों में इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, शिशु, और शिशु से डायरेक्ट क्या बनेगा? प्रौढ़। यानी मैं कह सकता हूं कि मैदानी क्षेत्रों में ये कीट अंडा नहीं देता है। मैदानी क्षेत्रों में ये कीट अंडा नहीं देता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये अंडा देगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी होगी? अंडा, शिशु और प्रौढ़। पहाड़ी क्षेत्रों में अंडा, शिशु और प्रौढ़ होगी। मैदानी क्षेत्रों में कौन सी होगी? शिशु, प्रौढ़। केवल दो ही अवस्थाएं पाई जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सर्वांगी विष का उदाहरण है, बहुत अच्छा है, सर्वांगी विष। अब सर्वांगी विष क्या होते हैं? जो पूरे शरीर में तुरंत प्रभावित करते हैं, पूरे शरीर में फैल जाते हैं, उन्हें बोला जाता है सर्वांगी विष। और इन चारों में से अगर मैं सर्वांगी विष की बात करूं तो कौन सा है? डाइमेथोएट। ठीक है, कौन सा हो गया? डाइमेथोएट हो गया। और फोरेट भी आता है इसके अलावा। फोरेट भी क्या है? सर्वांगी विष का उदाहरण है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने है। फसलों में नासी कीटों के शत्रु हैं। फसलों में नासी कीटों के शत्रु हैं। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है आप लोगों को। दो बार कैसे आया है? एक बार तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है, और 2024 में पूछा गया था कि किन्हीं चार शत्रुओं के नाम लिखिए। किन्हीं चार फसलों के नासी कीटों के शत्रुओं के नाम लिखिए। दो तरह से आया है और दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अगर मैं नासी कीटों के शत्रु की बात करूं, ये सभी हैं। तोता मैना भी होता है, कौवा भी होता है, और घरेलू चिड़िया भी होती है। ठीक है, आगे देखो। बोर्डो मिश्रण की खोज करता है। अब क्वेश्चन एक दूसरे से सभी संबंधित है। एक बार क्या पूछा गया है? बोर्डो मिश्रण क्या होता है, क्या क्या उसमें मिश्रण होता है। अब क्या पूछ लिया? बोर्डो मिश्रण की खोज करता। और हम सब लोग पढ़ चुके हैं, कौन है? पीए मिलार्डेट। पीए मिलार्डेट क्या है? बोर्डो मिश्रण की खोज करता है। पीएमआई के लिए कवक विज्ञान के जनक हैं। वैक्समैन ने क्या खोजा? स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा। स्मेलिंग और कुल्का ने क्या खोजा? प्रथम सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज की। ठीक है, आगे देखो। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना कहलाता है। क्या संचरण कहलाता है? नहीं कहलाता। तो फिर क्या कहलाएगा? ये संक्रमण कहलाता है। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। और जो भाग संक्रमण पैदा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनोकुलम या निवेश द्रव्य बोलते हैं। जो भाग संक्रमण पैदा करता है उसे इनोकुलम या निवेश द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरे आपकी जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसके 2021 से लेकर के 2025 तक के पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। जौ के आवृतकंड रोग में काला चूर्ण पौधे के किस भाग में बनता है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। जौ का जो आवृतकंड है उसमें पौधे के किस भाग में काला चूर्ण बनता है? तो काला चूर्ण कहाँ बनेगा? बाली में दाने की जगह बनेगा। बाली में दाने की जगह बनेगा। तो बिल्कुल सही है सभी का। ये कहाँ बनता है? ये बाली में बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कपास का कोणीय पत्ती धब्बा रोग होता है। कपास का कोणीय पत्ती धब्बा रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है? नहीं होता। जीवाणु के द्वारा होता है? बिल्कुल सही है। ये किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखो। हेमिक्रिकोनिमेटेड प्रजाति का सूत्र कमी है। कौन सा पूछा है? हेमिक्रिकोनिमेटेड। एक्चुअली आपका जो नोवा चैप्टर है सूत्र कमी वाला, उसके लास्ट में और बीच में
एक तरफ तो सूत्रक्रमी की प्रजाति दी हुई है और एक तरफ उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो उनमें से आप सारे सूत्रक्रमी याद कर लेना। एक तो आपसे लॉन्स सूत्रक्रमी पूछा गया है। लॉन्स सूत्रक्रमी पिछले वर्ष बोर्ड के मॉडल पेपर में पूछा गया था और ये आपका 2024 के पेपर में पूछा गया है। हेमिक्रिकोनिमेटेड। अब जो हेमिक्रिकोनिमेटेड है वो कैसा सूत्रक्रमी है? वो रिंग सूत्रक्रमी है। कैसा है? वो रिंग सूत्रक्रमी का उदाहरण है। और जो लॉन्स सूत्रक्रमी होता है वो पिन सूत्रक्रमी होता है। ठीक है, लॉन्स वाला पिन होता है जो आपसे पूछा जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं की मोलिया रोग प्रतिरोधी किस्म है। ऐसे भी सवाल आते हैं आपको, आए हैं जो एग्जाम में। अब मोलिया रोग प्रतिरोधी कौन सी गेहूं की, तो ध्यान रखना ये राजकिरण है। गेहूं की मोलिया रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? राजकिरण। ये तो सभी हैं वैसे। देखो राजकिरण जौ की होती है, ये सभी हैं इसमें। HD 2052 भी होता है। ये क्या है? यहाँ सभी है। और ध्यान रखना ये राजकिरण जौ की होती है। ठीक। अगला देखो, घोंगे के सिर पर स्पर्शक होते हैं। बेसिकली घोंगे का हम चित्र पढ़ते हैं। अब उसके सिर पर कितने स्पर्शक पाए जाते हैं? घोंगे के सिर पर तो बेसिकली ध्यान रखना, घोंगे के सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं। आगे देखो, मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयुक्त मछली। मैंने क्या बताया कि इस मछली का वाला प्रश्न जो है ये पिछले 5 सालों में से 4 साल पूछा गया है लगातार। मच्छरों के नियंत्रण वाला वो मैंने अभी बताया था आपको, कौन सी है? गंबूसिया। गंबूसिया जो मछली है वो मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयोगी होती है। मच्छरों के लार्वा को खा करके नष्ट कर देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम है। भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम क्या है? तो बेसिकली इसको हम क्या बोल देते हैं? NBPGR बोलते हैं। क्या बोला जाता है? NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा इसको? NBPGR कहा जाएगा। अगला है अपना PCR की खोज की। बिल्कुल सिंपल है। PCR को किसने खोजा? तो बेसिकली हम जानते हैं किसने खोजा? कैरी मुलस ने खोजा। सर कब खोजा? 1983 वर्ष 1983 में। ठीक है, पॉल वर्ग ने क्या खोजा? पॉल वर्ग ने खोजा पुनर्योगज DNA। क्या खोजा? पुनर्योगज DNA। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि पुनर्योगज DNA की खोज किसने की, तो पॉल वर्ग ने। हर्वर्ट और बुयर ने क्या किया? इसका प्रयोग किया। पुनर्योगज DNA का क्या किया? प्रयोग। और क्या बनाया? सफल जीव बनाया सबसे पहले स्टानले कोहेन और हर्वर्ट बुयर ने। ठीक है, आगे देखो, खरीफ फसलों में लगने वाला कीट है। खरीफ की फसलों में कौन से कीट का प्रकोप होता है? अब देखो बिल्कुल सिंपल है। सरसों किस ऋतु की फसल है? रबी की, तो ये तो लगेगा नहीं। चना किसकी फसल है? रबी की, तो ये भी नहीं लगेगा। गेहूं किसकी फसल है? रबी की, तो ये भी नहीं लगेगा। तो कौन सा होगा? कातरा होगा। बताओ, इतने सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे गए आपको एग्जाम में, राइट आंसर क्या है? कातरा। बिल्कुल सही है सभी का, डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट प्रश्न है अपना, दिमाग नहीं है दीमक है। दीमक किस गण की सदस्य है? जो दीमक कीट है वो किस गण का है? मैंने अभी बताया था जस्ट आपको, दीमक किस गण में आता है। तो बेसिकली हम याद रखेंगे दीमक आइसोप्टेरा गण में आता है। दीमक किस में आएगा? आइसोप्टेरा में आएगा। अगला है, मादा टिड्डी अंडे देती है। मादा टिड्डी कहां पर अंडे देती है? तने पर, भूमि पर, पत्तियों पर, फूलों पर। एक्चुअली टिड्डी का पाई कहां जाती है? बेसिकली मिट्टी में। और अंडे भी कहां देती है? भूमि में। और कैसी भूमि में देगी? बालू में। ध्यान रखना, ये बालू मृदा में अंडे देती है। टिड्डी कहां अंडे देगी? ये बालू मृदा में अंडे देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कीटों के परिवर्धन के लिए अनुकूलतम तापमान होता है। कीटों की उचित वृद्धि के लिए कितना तापमान अनुकूलतम माना गया है? तो बेसिकली हम जानते हैं कितना, 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। कीटों की वृद्धि है तो उपयुक्त तापमान कितना है? 10 से 35 डिग्री सेल्सियस है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये आपके 2025 के प्रश्न चल रहे हैं जो 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, रसायनों के स्वभाव के आधार पर
कीटनाशियों के प्रकार हैं। रासायनिक स्वभाव के आधार पर कीटनाशी कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना, 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कौन से होते हैं? एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। किसके आधार पर? रासायनिक स्वभाव के आधार पर। ठीक है, अगला देखो, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक, ऑप्शन आप यहां देखोगे, ऑप्शन आपके सामने ये है। तो भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कौन है? ये ईजे बटलर है। क्वेश्चन यहाँ बीच में गलत आ गया है। ठीक है, तो कौन है? ये ईजे बटलर को माना गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, प्रियोन की खोज करता है। ये 2025 के क्वेश्चन है जो 2025 में आए। एक्चुअली प्रियोन की खोज किसने की? तो हम सब लोग जानते हैं प्रियोन को किसने खोजा? एस बी प्रूजिनर ने खोजा। एस बी प्रूजिनर ने। टियोडाइनर ने किसको खोजा? वायरॉइड को। वायरॉइड की खोज किसने की? टियोडाइनर ने की। पीएमआई के लिए ने कवक को खोजा। प्रोफेसर मिलार्डेट ने किसको खोजा? बोर्डेक्स मिश्रण को खोजा। ठीक है, अगला क्या है? बाजरे का अर्गट रोग होता है। अब बाजरे का अर्गट रोग किसके द्वारा होता है? सूत्रकृमि द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा होगा? कवक के द्वारा होगा। तो ये किसके द्वारा होता है? कवक। कौन सा कवक? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्टिलागो हॉर्डियाई किस फसल के रोग का रोग जनक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अस्टिलागो हॉर्डियाई किस फसल के रोग का रोग जनक है? हॉर्डियाई का मतलब क्या है? हॉर्डियाई का मतलब हॉर्डियम बुल्गियर। हॉर्डियाई, हॉर्डियम बुल्गियर। हॉर्डियम बुल्गियर किसका नाम है? जौ का नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जौ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? बेसिकली अपना सवाल है, संघ मोलस्का का जंतु है। 2025 के प्रश्न चल रहे हैं। मोलस्का का जंतु कौन सा है? तो बेसिकली मोलस्का का जंतु घोंघा। जिन जंतुओं के शरीर के ऊपर क्या पाई जाती है? कैल्शियम का आवरण पाया जाता है, वो मोलस्का में आते हैं। तो कौन सा है इसमें? घोंघा है। ठीक है, अगला देखो, खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि का उदाहरण है। कैसे जल में? खारे जल में पाए जाने वाली सूत्रकृमि। तो ध्यान रखना, इसमें आएगा क्रोमेडोरा। क्रोमेडोरा। और एक आता है कीटोस्टोमा। कीटोस्टोमा। कीटोस्टोमा और क्रोमेडोरा कैसे हैं? खारे जल में पाए जाने वाले हैं। डोराइलेमस है, प्लेक्टस है, नेगालेमस है, ये कैसे हैं? ये पाए जाते हैं आपके मीठे जल में। ये कहां पाए जाते हैं? मीठे जल, या मैं कहूं तो शुद्ध जल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, केंचुए में मलद्वार शरीर के कौन से खंड में होता है? आपको ये बताना है, केंचुए का जो मलद्वार होता है वो शरीर के कौन से खंड में पाया जाता है? तो हम सब जानते हैं केंचुए का प्रथम खंड क्या होता है? मुख खंड। और अंतिम खंड क्या होता है? गुदा खंड। और अंतिम खंड को ही क्या बोला जाता है? मलद्वार बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो खत्म हो गए। पिछले 5 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे वो तो हमने कर लिए कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें इन पिछले 5 वर्षों में जितने फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जनरली हमारे सामने है पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रकृति द्वारा किए जाने वाले वर्ण को खाली जगह वर्ण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। प्रकृति द्वारा किए जाने वाले वर्ण को वर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रकृति द्वारा जो वर्ण होता है उसे बेसिकली हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है? मार्टिन गैलट ने 1967 में खाली जगह एंजाइम को खोजा। 1967 में मार्टिन गैलट ने कौन से एंजाइम को खोजा? तो इसने खोजा डीएनए लाइगेज को। मार्टिन गैलट ने किसकी खोज की? डीएनए लाइगेज की खोज की। फिर अगर मैं बात करूं दीमक 1,
कीट है तथा निभे में रहता है। कैसा कीट है? तो दीमक एक सामाजिक कीट है। दीमक एक सामाजिक कीट है जो कि कहाँ रहता है? निवह या समूह में रहता है। ठीक है, अगला, कीटनाशी रसायनों का प्रयोग सुंडी की अवस्था में ज्यादा प्रभावी होता है। कौन सी अवस्था में ज्यादा प्रभावी होगा? तो फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक अवस्था। कौन सी अवस्था में ज्यादा प्रभावी होगा? प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, अगला देखो, प्रकाश के अभाव की वजह से पौधों का पीला पड़ना कहलाता है। प्रकाश के अभाव में या प्रकाश की कमी में पादपों का पीला पड़ना क्या कहलाता है? तो पांडुरता कहलाती है। क्या कहलाता है? पांडुरता कहलाती है, या कई बार इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इटियोलेशन। ठीक है, तो क्या कहेंगे? प्रकाश के अभाव में पादपों का पीला पड़ना पांडुरता कहलाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्नों पर। सारे क्वेश्चन है यहाँ आपके 2021 से लेकर के 2025 तक जो भी आपको अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखो, वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। वे कवक जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करेंगे? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। उनको क्या कहा जाएगा? तो बेसिकली उनको कहा जाता है मृत जीवी। क्या कहा जाता है? उनको बेसिकली हम बोलते हैं मृत जीवी। अगला प्रश्न देखो, सूत्रकृमि को सर्वप्रथम खाली जगह वैज्ञानिक ने 1901 में चाय के बागानों में देखा। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सूत्रकृमि को सबसे पहले 1909 में चाय के बागानों में देखा? तो वो है बार्बर। कौन है? बार्बर। बार्बर नामक वैज्ञानिक ने सूत्रकृमि को सबसे पहले चाय के बागानों में देखा था। ठीक है, आगे देखो, सिलग के अधर तल पर एक चौड़ा चपटा तलबे के समान खाली जगह होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलग आपने देखा होगा, और सिलग के पैर, उसका जो अधर तल है उस पर चौड़ा चपटा तलवे के समान एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बेसिकली बोला जाता है पाद। पाद या पैर टाइप की जो संरचना है वो होती है। ठीक है, आगे देखो, पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ खाली जगह मधुमक्खियों द्वारा होता है। पादपों में जो परागण क्रिया है वो कौन सी मधुमक्खियों के द्वारा की जाती है? तो बेसिकली हम याद रखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा होगी? श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, पिस्सू सामान्यतः संघ का कीट है। पिस्सू किस संघ का कीट है? तो ध्यान रखना ये आर्थोपोडा का है। आर्थोपोडा का। आर्थोपोडा किसका कीट है? ये आर्थोपोडा संघ का कीट है। ठीक है, तो संघ कौन सा होगा इसका? इसका संघ होगा आर्थोपोडा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन। पूरे हमारे प्रश्न हैं जो हमें 2021 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं। अब प्रश्न क्या है? अब प्रश्न अपना शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन खाली जगह ने किया। अब आपको बताना है कि पादपों में जो शुद्ध वंशक्रम चयन है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो बेसिकली फिर आप लोग याद रखोगे इसका प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने किया। शुद्ध वंशक्रम का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य द्वारा प्रबंध करने को कहते हैं। कोई भी जंगली प्रजाति है जब वो मनुष्यों के द्वारा पाली जाती है तो मनुष्यों के द्वारा उसका प्रबंध क्या कहलाता है? बेसिकली हम इसको कहते हैं ग्राम्यन। ये क्या कहलाएगा? ये बेसिकली ग्राम्यन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, बीटी कपास को खाली जगह जैसे ही खाता है मर जाता है। कौन खाता है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं गुलाबी सुंडी कीट। बीटी कपास को गुलाबी सुंडी कीट जैसे ही खाता है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला देखो, ब्रोम मोजैक वायरस के जीनोम की खाली जगह खंड होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं ब्रोम मोजैक वायरस की बात करूं तो उसके जीनोम की कितने खंड होंगे? ध्यान रखना, उसके जीनोम के 3 खंड होते हैं। कितने खंड होंगे? 3 खंड होंगे। ठीक है, अगला देखो, कीटों का शरीर पर, कीटों के शरीर पर, कीटों का कीटों का शरीर सिर कोमा व उदर में विभाजित होता है। अब देखो ये सिर है। ठीक है, कीटों का शरीर सिर
और दूसरी अगर मैं बात करूं तो वच, वच वो उदर में विभाजित होता है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ अपना पॉइंट आएगा वच। आगे चलते हैं और हम सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे आज, जितने भी हमारे क्वेश्चन अभी तक हमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सवाल है अपना, एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग खेतों में खाली जगह के नियंत्रण हेतु करते हैं। चाहे एल्युमिनियम फास्फाइड की बात की जाए, चाहे जिंक फास्फाइड की बात की जाए, दोनों का उपयोग खेतों में किसके नियंत्रण में किया जाता है, चूहों के नियंत्रण में किया जाता है। किसके नियंत्रण में करते हैं, चूहों के नियंत्रण में करते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम फास्फाइड और जिंक फास्फाइड दोनों का उपयोग चूहों के नियंत्रण में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आलू के पछेती अंगमारी के कारण, आलू के पछेती अंगमारी के कारण पड़े अकाल को खाली जगह कहते हैं। मैंने अभी शुरुआत में बताया, देखो क्वेश्चन हर वर्ष घूम घाम के आते हैं, आते वहीं से हैं। अब आलू के पछेती अंगमारी के कारण जो अकाल पड़ा उसे हमने क्या कहा, उसे बेसिकली हमने कहा आयरिश दुर्भिक्ष। क्या कहा, आयरिश दुर्भिक्ष या आयरलैंड का अकाल कहा हमने, आयरिश दुर्भिक्ष या क्या कहा, आयरलैंड का अकाल कहा। ठीक है, आगे देखो, सामान्यतः घोंगे आर्द्र एवं स्थानों पर पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि जो घोंगे कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि घोंगे आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कैसे स्थानों पर पाए जाएंगे, आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, केचुए के उत्सर्जन अंग को खाली जगह तंत्र भी कहते हैं। पहली बात तो यह कि केचुए का उत्सर्जन अंग क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, और इसीलिए इसका जो उत्सर्जन अंग है उसको क्या कहा जाता है, उसको नेफ्रीडियल तंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेफ्रीडियल तंत्र कहते हैं। केचुए का जो उत्सर्जन अंग है उसे क्या कहा जाता है, नेफ्रीडियल तंत्र, क्योंकि इसका उत्सर्जी अंग कौन सा है, नेफ्रीडिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मछली के तेल में विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब मछली के तेल में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इसमें पाया जाता है विटामिन ए। अगर कभी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन है, तो कौन सा होगा, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पर, पहले क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट से। चलिए भाई, सफेद रेड की एक वर्ष में कितनी पीढ़ी प्राप्त होती है, बता दो फटाफट। नेफ्रीडियल, वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आज की क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कम बच्चे देख रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन काम आने वाले हैं तुम्हें। अभी तुम्हें ज्यादा दिन का गैप मिल गया है। चलो 3 पीढ़ियां, बताओ बताओ। तीन, अरे मैंने क्या पूछा, सफेद लट, कातरा है, सफेद लट है, इनकी एक वर्ष में हमें एक पीढ़ी प्राप्त होती है। ध्यान रखना, इसकी एक वर्ष में कितनी पीढ़ी प्राप्त होंगी, एक वर्ष में इसकी हमें एक पीढ़ी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, केचुए में कोकून का निर्माण खाली जगह द्वारा होता है। अब आपको बताना है कि केचुए में कोकून का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं केचुए में जो कोकून बनता है वो क्लाइटेलम द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, क्लाइटेलम द्वारा। तो केचुए में कोकून का निर्माण किसके द्वारा होगा, क्लाइटेलम के द्वारा होगा। आगे देखते हैं, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से हुई वृद्धि को कहते हैं। अब देखो दो चीजें आती हैं, एक तो परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और इस संख्या में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है अतिवर्धन। क्या कहा जाता है, अतिवर्धन कहा जाता है। एक सवाल हमें आता है, परपोषी की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, और आकार में वृद्धि को क्या कहा जाता है, अतिवृद्धि कहा जाता है। कोशिकाओं के आकार में वृद्धि अतिवृद्धि, ठीक है, और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि अतिवर्धन। ठीक है, आगे देखो, टिड्डा खाली जगह वर्ग का सदस्य है। तो टिड्डा किस वर्ग में आता है, तो ये हम जानते हैं आर्थोप्टेरा में आता है। किस में आता है, आर्थोप्टेरा में। तो किस वर्ग का सदस्य है, ये बेसिकली आर्थोप्टेरा वर्ग का सदस्य होता है। आगे देखो, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला खाली जगह जीन है। हम सब लोग जानते हैं पादपों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कौन सा जीन बढ़ाता है,
तो इसके अंदर आएगा आपका निफ जीन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला जो जीन है वो कौन सा है, वो निफ जीन। ठीक है। सर मध्यकाल क्या होता है? अब इस क्लास के बीच में मध्यकाल पूछना जरूरी है। इसके बाद पूछ लेना क्लास के बाद में जो भी आपका सवाल है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन अपना, परपरागित फसलों में सुधार की सबसे पुरानी विधि है। परपरागित फसलों में सुधार की सबसे पुरानी विधि है। तो ध्यान रखना, परपरागित फसलों में जो सुधार की सबसे पुरानी विधि है वो क्या है, वो बेसिकली है संकरण। परपरागित फसलों में सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये संकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, पादप कोशिकाओं के संवर्धन से नए पादप बनाने की क्षमता होती है। जो भी हमारी पादप कोशिकाएं हैं उनके संवर्धन से नए पौधे बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, तो वो क्षमता हम कई बार पढ़ चुके हैं, उसे कहा जाता है बेसिकली टोटियोपोटेंसी। क्या कहा जाता है, टोटियोपोटेंसी। या फिर हम इस टोटियोपोटेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण सख्तता। तो या तो हम इसको टोटियोपोटेंसी कहेंगे या फिर हम इसको कहेंगे पूर्ण सख्तता। ठीक है, टोटियोपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहा जाएगा। आगे देखो, नीली क्रांति खाली जगह के उत्पादन से संबंधित है। अब अगर हमें नीली क्रांति पूछी गई है तो हम सब लोग जानते हैं नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है। किससे, मछली के उत्पादन से। तो ये हमारे पिछले 5 वर्ष के जो फिलिंदा ब्लैंक्स थे, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल थे, वो कंप्लीट हो गए। पिछले 5 वर्षों में हमें टोटल 28 फिलिंदा ब्लैंक्स पूछे गए हैं। एक्चुअली ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन जो रिपीट हुए हैं वो मैंने एक ही बार लिखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है तो उसको मैंने एक ही बार लिखा है, इसलिए कुल हमारे 28 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम वन लाइनर प्रश्नों पर, जिनके जवाब हमें एक शब्द या एक पंक्ति में देने होते हैं। पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से वन लाइनर पूछे गए हैं, एक्चुअली अब हम उनकी बात करेंगे। चलिए, अब सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, और प्रश्न क्या है, तो बेसिकली प्रश्न है अपना, चने के फली छेदक की कौन सी अवस्था फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है पहले ही कि जिन कीटों के अंदर पूर्ण कायांतरण पाया जाता है उन कीटों की हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, सुंडी या लट होती है। तो चने के फलीछेदक की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा हानिकारक होगी, मैं कह सकता हूं सुंडी या लट। सुंडी या लट अवस्था सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। अगला सवाल है, कीटों के शरीर पर सामान्यतः कितनी जोड़ी टांगे होती हैं। कीटों के शरीर पर कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, तो कितनी जोड़ी टांगे होंगी, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। 3 जोड़ी, 3 जोड़ी। इस लट को ही लार्वा कहा जाता है, ध्यान रखना, सुंडी है, लट है, लार्वा है, ये एक ही अवस्था है, तीनों एक ही अवस्था के नाम है। ठीक है, अगला सवाल देखो, कीटाहारी पक्षियों के नाम लिखिए। कीटाहारी पक्षियों के नाम लिखिए। मैंने आपको शुरुआत में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया होगा, कीटाहारी पक्षी कौन कौन से होते हैं। जैसे एक तो मैं अगर बात करूं कौवा, कैसा है, कीटाहारी पक्षी है। दूसरी अगर बात करूं मैना, कैसा है, कीटाहारी पक्षी है। मैं अगर बात करूं कबूतर, कबूतर कैसा है, कीटाहारी पक्षी है। तो ये कीटाहारी पक्षियों के कौवा है, मैना है, कबूतर है, चिड़िया है, ये सब कीटाहारी होते हैं। ठीक है, अगला देखो, प्रकाश की ओर आकर्षित होने वाले कीटों के नाम बताइए। ऐसे कीट जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। अब कौन कौन से कीट हैं ऐसे, जैसे मैं अगर बात करूं, एक तो चने की लट है, चने की लट। ऐसे ही मैं बात करूं सफेद लट है, सफेद लट। मैं अगर बात करूं तंबाकू की लट है, तंबाकू की लट। ये कैसे कीट हैं, ये ऐसे कीट हैं जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अगला देखो, MLO का पूरा नाम लिखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MLO का पूरा नाम। अब MLO का पूरा नाम क्या होगा, तो बेसिकली हम याद रखेंगे, इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सदृश जीव, माइकोप्लाज्मा सदृश जीव।
और अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, या हम क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा सदृश जीव कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है। हाँ, माइकोप्लाज्मा सदृश जीव बिल्कुल सही है जिन्होंने बताया उनका। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्षा ऋतु में मछलियां क्यों नहीं पकड़नी चाहिए? हमने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा है और कई बार ये रिपीट हुआ है। वर्षा ऋतु में मछलियां क्यों नहीं पकड़नी चाहिए? क्योंकि वह मानसून में ये क्या करती हैं, मानसून के बाद, मानसून का मतलब वर्षा, मानसून के बाद इनमें प्रजनन होता है, प्रजनन होता है, या मानसून के बाद ये अंडे देती है, या तो मैं कहूंगा मानसून के बाद इनमें प्रजनन होता है या मानसून के बाद ये अंडे देती है, इसलिए वर्षा ऋतु में इनको नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, मनुष्य में एस्केरिस का संक्रमण कैसे होता है? अब आपको क्या बताना है, जो मनुष्य है उनमें एस्केरिस का संक्रमण कैसे होता है? अगर मैं एस्केरिस के संक्रमण की बात करूं तो बेसिकली याद रखना, दूषित जल किसके द्वारा होगा? दूषित जल के द्वारा। मैं अगर कहूं तो दूषित भोजन, दूषित जल है, दूषित भोजन है, या मैं बात करूं तो खुले में शौच है, सुबह जाते हैं ना, खुले में शौच करना, तो इनके कारण क्या होगा? इनके कारण एस्केरिस का संक्रमण मनुष्यों के अंदर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी की पीतसिरा मोज़ेक रोग रोधी दो किस्मों के नाम लिखिए। अब आपको क्या बताना है? भिंडी की पीतसिरा मोज़ेक रोग रोधी दो किस्म बतानी है। अब आपको दो किस्मों में सबसे पहली तो आपके सामने ही है, एक कौन सी है? परभनी क्रांति, परभनी क्रांति, और एक कौन सी है? पंजाब फर्स्ट। आपकी जो किताब में दे रखी है पंजाब फर्स्ट, परभनी क्रांति हो गई और पंजाब फर्स्ट हो गई। ये क्या है? भिंडी की दो किस्म हो गई। ठीक है, और आगे चलते हैं। सूत्रकृमि के पाचन तंत्र के दो भागों के नाम। अब ये प्रश्न पूछा गया आपका 2023 के एग्जाम में, सूत्रकृमि के पाचन तंत्र के कौन से भाग होते हैं? अब सूत्रकृमि के पाचन तंत्र में क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले तो मुख होता है, मुख, मुख होगा। मुख के बाद क्या होती है? एक लंबी आहार नाल होती है, आहार नाल होती है। तो कोई दो भाग लिखने तो मैंने क्या लिखा? मुख लिखा और आहार नाल लिख दी। ठीक है, अगला देखो, टमाटर में पर्णकुंचन रोग का कोई एक लक्षण लिखिए। अब आपको क्या करना है, टमाटर में जो पर्णकुंचन रोग है उसका एक लक्षण लिखना है। पर्णकुंचन नाम से स्पष्ट है, पत्तियों का सिकुड़ना, पर्ण माने पत्ती, कुंचन का मतलब सिकुड़ना। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि इस रोग में क्या होता है, ऊपर की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पादप के ऊपर की जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। उदब की ऊपर की पत्तियां क्या हो जाती हैं, पादप में सिकुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली पादप में पर्णकुंचन रोग का लक्षण हो जाएगा। क्लियर होगा बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है अपन से। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम लिखिए। एक्चुअली हमने पढ़ा है टिड्डी तीन प्रकार की होती है, रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासनी टिड्डी और बम्बैया टिड्डी। पूछा क्या है, रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम पूछा है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिस्टोसर्का, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया होता है। क्या होगा? सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया होगा। तो जब भी हमें टिड्डी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया रेगिस्तानी का, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। प्रवासनी का क्या होगा? लोकस्टा माइग्रेटोरिया, और बम्बैया टिड्डी का क्या होगा? पटंगा संशिष्टा। ठीक है, आगे देखो, खरीफ फसलों में लगने वाले कोई दो कीटों के नाम लिखिए। खरीफ की फसलों के दो कीटों के नाम बताने हैं। एक तो हम क्या लिखेंगे, एक तो हम लिखेंगे सफेद लट, सफेद लट। दूसरा में क्या लिखेंगे? कातरा। सफेद लट और कातरा दोनों कहां लगते हैं? खरीफ की फसलों में लगते हैं। ठीक है, आगे देखो, ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आपसे पूछा गया, कई साल रिपीट भी हुआ, ये ध्यान रखना। ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? तो मैं क्या लिखूंगा? बेपादप, बेपादप जिनमें वांछित लक्षणों हेतु, वांछित लक्षणों हेतु बाहरी डीएनए प्रवेश कराया जाता है।
बाहरी डीएनए प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ट्रांसजेनिक पादप। यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें किसी विशेष लक्षण के लिए बाहर से दूसरा डीएनए प्रवेश करवाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? ट्रांसजेनिक पादप कहा जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा। ठीक है, आगे देखो, बाईएसी का पूरा नाम लिखिए। बहुत अच्छा है, बाईएसी। और बाईएसी का पूरा नाम क्या है? ईस्ट ईस्ट आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहेंगे। तो बाईएसी का पूरा नाम क्या हो गया? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। धान का प्राथमिक उद्गम केंद्र लिखिए। अब आपको क्या बताना है? धान का प्राथमिक उद्गम केंद्र बताना है। और इसलिए हम सब जानते हैं धान का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहाँ है? भारत। धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से हुई है, तो उद्गम केंद्र क्या होगा? भारत होगा। बिल्कुल क्लियर है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कर्तोत्तक को परिभाषित कीजिए। कर्तोत्तक, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट कर्तोत्तक है, एक्सप्लांट। अब होता क्या है, मैं कह सकता हूं पादप का वह भाग, पादप का वह भाग जिसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन में किया जाता है। कृत्रिम संवर्धन, या मैं कहूं तो ऊतक संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है कर्तोत्तक। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पादप से अलग किया हुआ वह भाग जिसका उपयोग ऊतक संवर्धन या कृत्रिम संवर्धन में करते हैं, उसे कर्तोत्तक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना, कृत्रिम गुणसूत्र का कोई एक उदाहरण लिखिए। कृत्रिम गुणसूत्र का कोई एक उदाहरण लिखिए। सर, रॉयल वालों के लाइव में मैंने आपका नाम लिया तो वो आपकी बुराई कर रहे थे। चलो बहुत बढ़िया, बुराई हमें ये भी पसंद है, हमारी कोई बुराई करे वो भी है, कोई बात नहीं। अब देखो, कृत्रिम गुणसूत्र का कोई एक उदाहरण अगर मैं बता दूं आपको, तो मैंने एक अभी आपसे पूरा नाम पूछा था। क्या पूछा था? बाईएसी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, एक क्या होता है? बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जैसे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये क्या है? ये कृत्रिम गुणसूत्र है। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अनार की तितली पौधे के किस भाग पर अंडे देती है? अब आपको ये बताना है कि जो अनार की तितली है वो पादप के किस भाग पर अंडे देती है। तो एक्चुअली हमने पढ़ा है कि वो कहाँ अंडे देती है, वो कैलिक्स पर अंडे देती है, कैलिक्स। और इस कैलिक्स को क्या कहा जाता है? कक्षस्थ कलिका। क्या कहा जाता है? कक्षस्थ कलिका कहा जाता है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे ये कहाँ अंडे देगी? कैलिक्स या कक्षस्थ कलिका पर अंडे देती है। ठीक है, आगे देखो, 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ है। 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं? तो बेसिकली याद रखें, 1 हेक्टेयर में कितने लगाए जाते हैं? 5 लगाए जाते हैं। अगर दूरी पूछी जाए कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं, तो ध्यान रखना 50 मीटर की दूरी पर। 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं? 5। कितनी दूरी पर लगाते हैं? तो 50 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। अगला है कि नहीं 2 धूमक कीटनाशियों के नाम लिखिए। धूमक कीटनाशी अब कौन कौन से हैं? एक तो आप याद रखना जिंक फॉस्फाइड है, जिंक फॉस्फाइड। एक अगर बात करूं तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। 2 याद रखना, एक जिंक फॉस्फाइड और एक अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। दोनों कैसे होते हैं? दोनों आपके धूमक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी तो और भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कार्बेंडाजिम का एक उपयोग लिखिए। अरे कार्बेंडाजिम क्या है? एक कवकनाशी है,
और कवकनाशी का उपयोग कहाँ होगा? बीजोपचार में। तो हम कह सकते हैं इसका उपयोग बीजोपचार में किया जाता है। कहाँ होता है? बीजोपचार में। या फिर आप ले सकते हो कवक जनित रोगों के नियंत्रण में, या कहाँ ले सकते हैं? कवक जनित रोगों के नियंत्रण में। जैसे रस्ट है सरसों की, कवक जनित रोगों के नियंत्रण में, या हम कहाँ करेंगे? फसलों के बीजोपचार में करेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट। कि नहीं दो मानव परजीवियों के नाम लिखिए। मानव परजीवी कौन कौन से हैं? तो एक याद रखना एस्केरिस। एस्केरिस क्या है? मानव परजीवी है। एक अगर बात करूं जोक, ये भी क्या है? मानव परजीवी है। दो परजीवी बताने हैं तो एस्केरिस और जोक हो गया। अगला देखो, घोंघा में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? घोंघा में श्वसन अंग कौन सा है? तो बहुत इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा होती है? गिल, गिल के द्वारा। या फिर हम क्या कहते हैं? टीनिडियम, टीनिडियम के द्वारा। गिल या फिर इसको क्या कहा जाएगा? टीनिडियम कहा जाएगा। गिल या टीनिडियम के द्वारा होती है। ठीक है, अगला, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि पादप की दैहिक कोशिकाओं में मैं क्या लिखूंगा? पादप की जीनीय संरचना में, जीनीय संरचना जीन, जीनीय संरचना में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। कई तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि पादप की जीनीय संरचना में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि पादप एवं जीवों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो आप जैसा चाहो वैसी इसकी परिभाषा लिख सकते हो। आगे देखो, शुद्ध वंशक्रम चयन का एक गुण लिखिए। अब क्या लिखना है? गुण। अब गुण क्या होगा? तो शुद्ध वंशक्रम चयन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी संतति में सर्वाधिक सुधार कर सकते हैं। शुद्ध वंशक्रम चयन के द्वारा किसी भी संतति में क्या किया जा सकता है? सर्वाधिक सुधार किया जा सकता है। ये क्या है? ये इसका एक प्रमुख गुणधर्म है। ठीक है, और आगे चलते हैं और कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पुट अप होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है, कायिक क्लोनीय विविधता से शकरकंद की विकसित किस्म है। कायिक क्लोनीय विविधता द्वारा शकरकंद की किस किस्म का विकास हुआ है? तो मैंने आपको बताया था अभी स्काल रेट, स्काल रेट। और अगर हमें सरसों की पूछा जाए तो पूसा जय किसान। ठीक है, नीम का वैज्ञानिक नाम है। अब ये कई तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, ये वहां भी आया है और इस प्रकार से भी पूछा गया है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अजेडी रेक्टा, अजेडी रेक्टा इंडिका। क्या होता है? अजेडी रेक्टा इंडिका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। पौधों में मिलानी रोग का एक लक्षण लिखिए। कौन से रोग का? मिलानी रोग का लक्षण लिखना है। मिलानी का मतलब क्या होता है? सूखा रोग। और जैसे ही पादपों में सूखा रोग होता है, पौधे क्या हो जाते हैं? पौधे मुरझा जाते हैं। तो पहला लक्षण क्या होगा? पौधे मुरझा जाते हैं या पौधे सूख जाते हैं। या फिर मैं क्या कहूंगा? पादप की जड़ों के काली धारियां दिखाई देती हैं। पादप की जड़ों पर काली धारियां दिखाई देती हैं। पादप में जो जाइलम कोशिकाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। कोई सा भी एक लक्षण आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट, टमाटर के अगेती झुलसा रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। टमाटर का अगेती झुलसा, और ये किसके द्वारा होता है? ये अल्टरनेरिया सोलोनाई के द्वारा होता है। अल्टरनेरिया सोलोनाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? तो ये अल्टरनेरिया सोलोनाई के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नींबू में कैंकर रोगरोधी किस्मों का नाम। नींबू की ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो सिट्रस कैंकर के प्रति प्रतिरोधी होती हैं? तो बेसिकली एक तो याद रखना कागजी नींबू, कागजी। दूसरी में अगर बात करूं शंकर फर्स्ट और सेकंड, शंकर फर्स्ट। और मैं अगर बात करूं शंकर सेकंड, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही दे रखी है, वैसे कोई प्रचलित किस्म नहीं है ये, लेकिन आपकी किताब में दे रखी है। ठीक है, तो कागजी हो गई और शंकर फर्स्ट और शंकर सेकंड हो गई। ठीक है, अब और आगे चलते हैं नेक्स्ट।
हम 2021 से 2025 तक के प्रश्न पढ़ रहे हैं, पिछले 5 साल में जितने भी पूछे गए हैं वो सभी। अब नेक्स्ट क्या है इनमें? नेक्स्ट है टमाटर की 2 सूत्रक्रमी प्रतिरोधी किस्मों के नाम बताइए। टमाटर की ऐसी 2 किस्में बतानी है जो सूत्रक्रमी के प्रति प्रतिरोधी हो। तो एक तो याद रखना अर्का रक्षक, अर्का रक्षक, और एक याद रखना आप अर्का सम्राट। अर्का रक्षक हैं और अर्का सम्राट है। ये कैसे होते हैं? ये आपकी टमाटर की सूत्रक्रमी प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मधुमक्खियों का कृषि में कोई एक महत्व लिखिए। मधुमक्खियों का कृषि में क्या महत्व है? तो बेसिकली मधुमक्खी क्या कराती है? परागण कराती है। क्या कराती है? परागण। और कुल परागण का लगभग 80% परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं मधुमक्खी परागण का कार्य करवाती है। ठीक है, अगला देखो, पादप पुरीस्थापन की एक उपलब्धि लिखिए। भारत में पादप पुरीस्थापन की एक उपलब्धि बतानी है। अब एक उपलब्धि में क्या बता सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि धान की IR8, IR8 धान का विकास कहां से आई है? विदेशों से भारत में आई है। तो IR8 धान किस के द्वारा आया है? पादप पुरीस्थापन के द्वारा आया है। ऐसे गेहूं की कोई किस्म बता सकता हूं जो विदेशों से हमारे भारत में आई हो, जैसे लरमा रोजो है, सोनारो 63 है, इस भी बाहर से हमारे देश में आई है। तो क्या है? पुरीस्थापन का लाभ है या उसकी उपलब्धि है। ठीक है, आगे देखो, आवर्ती जनक किसे कहते हैं? ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आवर्ती जनक क्या है? बेसिकली हम कह सकते हैं प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाला जनक। प्रतीप संकरण में बार बार उपयोगी जनक। प्रतीप संकरण में जिस जनक का उपयोग बार बार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है आवर्ती जनक। ठीक है, अगला देखो, कीटों के शरीर में प्रवेश के आधार पर कीटनाशी कितने प्रकार के होते हैं? ये 2025 में पूछा गया है हमें। और कीटों के शरीर में प्रवेश के आधार पर कीटनाशी कितने प्रकार के होंगे? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जो 2025 तक पूछे गए हैं, वो आपके कंप्लीट हो गए। हमने तीनों प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा कर ली। ऑब्जेक्टिव करीब हमने 58 प्रश्न पढ़े, फिल इन द ब्लैंक्स करीब हमने 28 क्वेश्चन पढ़े, और उसके बाद में जो हमने पढ़े वो हमारे प्रश्न थे सीधे सीधे वन लाइनर, जो अब तक हमारे 2021 से लेकर के 2025 तक बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही फिनिश होती है। हमने एक्चुअली 120 के करीब जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में कंप्लीट किए। और ध्यान रखना आपका 2026 का जो पेपर बनेगा बोर्ड का, वो इन्हीं प्रश्नों से मिलकर के बनेगा। यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब यहां से आगे कोई इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन है जो नए आपके बन सकते हैं, बाकी इन्हीं क्वेश्चनों से आपका रिपीटेशन होने वाला है। ठीक है, अब आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना आज के लिए इतना काफी है। जय नारायण। पैतृक संकरण बार बार प्रयोगी जनक, हाँ बिल्कुल, बार बार जो उपयोगी जनक है उसको कहा जाता है आवर्ती जनक। बिल्कुल सही है, 3 होते हैं, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर की भी क्लास लेना। एग्रीकल्चर की रोज तो ले रहे हैं क्लास, और एग्रीकल्चर के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं, ध्यान देना। हाँ, एग्रीकल्चर की बिल्कुल और भी क्लास लेके आएंगे। एग्रीकल्चर का पेपर एक्चुअली आपका 22 तारीख का है, 23 का है, उससे पहले काफी क्लास हम पढ़ लेंगे। हिंदी की क्लास, अरे इतनी सिंपल सब्जेक्ट में आप इतना टाइम खपा रहे हो, क्या करोगे फालतू में? 3 सब्जेक्ट पर फोकस करो, आपकी 3 सब्जेक्ट ही आपको काम आएंगी आगे। हिंदी का कोई इंपोर्टेंस नहीं आएगा इस 12th के एग्जाम के बाद। तो अब जितना टाइम देना है उन तीनों ही सब्जेक्ट को दो, ध्यान रखना मेरी बात। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, चलो बहुत बढ़िया। मदकाल किसे कहते हैं? एक्चुअली देखो, पशुओं में या मनुष्यों में 2 होते हैं, नर और मादा। नर और मादा। जब मादा नर पशु से संपर्क की इच्छा करती है, आप समझते होंगे सारे लोग, जब कोई मादा नर पशु से संपर्क की इच्छा करती है तब उसे बोला जाता है मदकाल। सर आप वैलेंटाइन डे मनाओगे क्या?
मजाक ले रहे हो हैं? पता है वैलेंटाइन डे कौन मनाता है? सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, चलो बहुत बढ़िया। ये फालतू की बातें आती है तुम लोगों को, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे दिमाग में। हिंदी की क्लास देखो, हिंदी का पेपर तुम्हारा 18 तारीख को है, तुम 17 तारीख को एक दिन अच्छी सी क्लास ले लेंगे, बाकी इतना माथापच्ची क्यों करो हिंदी में? मुझे तुमसे ज्यादा कोई बेवकूफी नहीं दिख रहा। हिंदी में कुछ नहीं है, चैप्टर आपने पढ़ रखे होंगे, एक आध 2 घंटा दिन में पढ़ लो हिंदी को बस केवल। बाकी 3 मेन जो सब्जेक्ट है उन पर फोकस करो, वरना आगे जाके रोगे जब रिजल्ट आएगा तब। सौमरिया सेठ, सर कल कितने बजे लाइव आओगे? कल लाइव नहीं चलेगी, कल तो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय करना। हाँ 20 को बताओ, 20 को पेपर है, अभी से हिंदी में लगे हो, कितने बेवकूफ लोग हैं। चलिए फिर आज के लिए काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करके भी जाना जाने के बाद में। थैंक यू।